हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स बाय हार्ट फ्रॉम प्रवीण गोस्वामी में। जैसा कि अपन ने नीट की टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, तो उसी टाइप से अपन जेई की भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा पहला टॉपिक है कुलाम्स लॉ, यानी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट कर रहे हैं। 11th का पोर्शन भी उठाएंगे बहुत जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आपका काम सिर्फ इतना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके कमेंट आएंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और ज्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है बेटा अपना, टू मेटल स्पेयर्स ऑफ रेडियस r एंड 3r हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा if they are brought in contact and then separated, the surface charge density on smaller and bigger sphere becomes sigma 1 and sigma 2 respectively. The ratio of sigma 1 divided by sigma 2 is। ठीक है, तो आपको दो मेटल स्पेयर दिए हैं। ठीक है, ये एक मेटल स्पेयर है जिसका रेडियस कितना है बेटा अपना r1 है। ठीक है, r है। और ये दूसरा मेटल स्पेयर है बेटा जिसका रेडियस कितना है 3r है। ठीक है, इसके ऊपर इन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी शुरुआत में कितनी थी बेटा, सिग्मा सिग्मा थी। फिर इन दोनों को बाद में कांटेक्ट में लाया गया और फिर सेपरेट किया गया। सेपरेशन करने के बाद जो इन दोनों के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो गई। तो फिर सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, स्मॉलर टू द बिगर पूछा है, तो स्मॉलर वाले का सिग्मा 1 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर वाले का सिग्मा 1 हो जाएगा और बिगर वाले का सिग्मा 2 हो जाएगा। तो इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। अब आपने, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद करते हैं, जैसे स्पेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद किए होंगे, सिग्मा की फॉर्म में भी, के क्यू की फॉर्म में भी, है ना, तो रो की फॉर्म में भी याद किए होंगे। तो भैया जितने भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद किए हैं, भले लेमडा में किए हो, सिग्मा में किए हो, रो में किए हो, उन्हीं सभी का आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला भी याद करना है, सिग्मा में भी, लेमडा में भी और रो में भी। अगर जेई के आपको क्रॉस पार करना है, सिंपल सी बात है, जेई क्रैक करना है तो सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब फॉर्मूला याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप विद इन 5 सेकेंड कर देंगे। क्यों भैया, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, सिग्मा आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो भैया चार्ज शेयरिंग कब रुकेगी, जब दोनों पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो V1 कितना हो जाएगा बेटा सिग्मा, और इसका मतलब चार्ज शेयरिंग कब रुकेगी, जब दोनों पर पोटेंशियल सेम होगा। तो उस टाइम पर तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगा ना, रेडियस में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो सिग्मा 1 r डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। इसका हो जाएगा सिग्मा 2 और इसका रेडियस कितना है 3r, और ये डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा। ये कहां पर है बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी में। अब मान के चलो भैया ये फॉर्मूला आपको नहीं पता, तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कन्वेंशनल मेथड क्या होता है उसको भी देख लेते हैं बेटा अपन, समझो बात को। इसके लिए आपको अगर इस प्रकार से सवाल आ जाता है और आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो फिर आप बेसिक मेथड यूज कर सकते हैं। उसमें आपका सीन क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला सीन लगता है। समझो, देखें शुरुआत में चार्ज कितना होगा बेटा पहले वाले स्पेयर पर, सिग्मा क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो ये रहा सिग्मा और ये स्पेयर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस पर कितना चार्ज आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई, और इसका रेडियस 3r है तो 3r का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 4 36 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। तो शुरुआत में नेट चार्ज कितना हो गया है ना, इनिशियली नेट चार्ज कितना हो गया 36 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, और ये 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, दोनों को ऐड किया तो 40 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब दोनों को कांटेक्ट में लेके आए और कांटेक्ट में लेने आने के बाद चार्ज शेयरिंग हुई। चार्ज शेयरिंग कब तक हुई, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हुआ। तो दोनों का पोटेंशियल बराबर करते हैं चार्ज शेयरिंग के बाद। मान के चलते हैं चार्ज शेयरिंग के बाद इसके ऊपर चार्ज बचा Q1, इसके ऊपर चार्ज बचा Q2। तो इसका कितना हो जाएगा k Q1 डिवाइड बाई r, और इसका हो जाएगा k Q2 डिवाइड बाई 3r। r से r खत्म हुआ, k से k खत्म हुआ, यानी आपका जो Q2 है वो हो जाएगा 3Q1। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक, अब लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भाई चार्ज शेयरिंग हुई है, चार्ज शेयरिंग हुई है तो जितना इसने लॉस या फिर
जितने भी चार्ज शेयरिंग हुई है, चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, शुरुआत में जो चार्ज होगा बाद में भी वही चार्ज होने वाला है, सिंपल सी बात है। तो शुरू इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज, ठीक। तो इनिशियल चार्ज कितना है 40 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, और फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा भाई, शुरुआत वाले पे कितना मान लेते हैं Q1, उस वाले पे कितना होगा Q2, और Q2 की जगह क्या लिख देते हैं बेटा अपन 3Q1। बात समझ में आई नहीं? तो ये हो जाएगा 40 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4Q1, 4 से गया 10 टाइम्स, तो Q1 कितना हो जाएगा 10 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। तो Q2 कितना है बेटा, इसका 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 30 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। अब तो आराम से हो गया, सिग्मा 1 निकालना है तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया। तो Q1 कितना है, ये हो जाएगा 10 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म कर दो, और ये जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 2 सिग्मा। सिग्मा 2 कितना हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 3R का स्क्वायर। Q2 कितना है 30 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, इसको 3 से काट दो 3 बार, ये चला जाएगा 10 बार, ये जाएगा 2 बार, और ये जाएगा 5 बार। तो ये हो गया आपका 5 सिग्मा डिवाइड बाई 6। तो सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2, 5 सिग्मा डिवाइड बाई 2, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। 5 सिग्मा से 5 सिग्मा खत्म हो गया, ये 2 से 6 जाएगा आपका 3 बार, वापस वही आंसर आया कि नहीं आया, सेम सीन है ना। तो या तो आप इतना कन्वेंशनल सॉल्व करो, या फिर आप डायरेक्टली पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रख लो। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं, इन्फिनिटी वायर्स हैं, स्पेयर्स हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर्स हैं, उतने के ही आप पोटेंशियल वाले फॉर्मूले भी याद रखो, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज a small bulb of mass 100 milligram and charge 10 microcoulomb is connected to an insulating string of length 1 meter. It is brought near to an infinitely long non-conducting sheet of charge density sigma as shown in figure. If string subtends at an angle of 45 degree with the sheet at equilibrium, then charge density of the sheet will be. तो सिंपल सी बात है, आपसे सिग्मा पूछा है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा पूछा है। अब ये शीट है, ध्यान रखना, इसको इन्फिनिटी वायर मत समझ लेना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ये एक शीट है जिस पर ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिया है, ठीक, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग बांधी हुई थी। तो जब इस स्ट्रिंग को छोड़ा तो ये इक्विलिब्रियम में 45 डिग्री पर आता है, तो सिग्मा बटा फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसके पास मास है और इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज है तो ये शीट इसको कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। तो इस शीट के जैसे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, बताते हैं अभी। और दूसरा, ये इतने एंगल पर क्यों हुआ सब्सटेंड, भाई अगर ये फोर्स लगाती सही तो इसको पूरा यहां आ जाना चाहिए था, है ना, मगर ये पूरा यहां ना आकर यहां अटका है। क्यों अटका है, क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं दिया है। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस दिया होता तो ये जो पूरा बॉब है वो यहां आता, मगर ग्रेविटी दी है, इसका मास दिया है और ग्रेविटी भी दिया है, तो नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा mg। ये दोनों फोर्स एक टाइम के बाद जाके बैलेंस होंगे, तब जाके ये एंगल 45 डिग्री बना है, तब जाके ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया है, तब का डायग्राम आपको बना के दिया था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, KQ1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये तो कूलाम का लॉ है, ये तब लगेगा जब 2 चार्ज आपको दिए हों। और दूसरा होता है F इज इक्वल टू QE, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू Q इंटू E। बात समझ में आ गई, ठीक। अब ये E क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इस शीट की वजह से। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है तो सवाल आसानी से हो गया, नहीं पता है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो किसी नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल शीट की वजह से। अगर ये कंडक्टिंग शीट होती तो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब समझो बात को, अब इस रस्सी के अंदर टेंशन, जब रस्सी इस प्रकार से जाएगी तो इस रस्सी के अंदर टेंशन T आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मैं इस लाइन को कुछ इस टाइप से खींच दूं और ये एंगल अगर आपका 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बस इसको राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हो ना भाई। ये वाला फोर्स कितना है, mg है, ये वाला फोर्स कितना है, fe है, और ये जो फोर्स है ये एंगल कितना है 45 डिग्री।
वेक्टर है तो वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये एफ ई यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एक पूरा ट्राइंगल बना के नहीं बना। अब ये थीटा है, तो इस ट्राइंगल के लिए ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाली सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन देता है बेटा? आपका टेन थीटा, यानी 1045 जो है आपका वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो जाएगा। ठीक है, 1045 आपका 1 होता है, यानी एफ ई जो है आपका वो एम जी के बराबर हो गया। एफ ई है बेटा आपका सिग्मा क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एम जी, तो सिग्मा हो जाएगा बेटा आपका 2 एम एप्सिलॉन नॉट जी डिवाइड बाई क्यू। सारे वैल्यू रख दो भैया, सब कुछ दिया है क्वेश्चन के अंदर, कोई छोड़ा कुछ भी नहीं है। तो 2 मास कितना दिया है बेटा आपका 100 मिलीग्राम, तो 100 मिली का 10 का पावर -3 और ग्राम का फिर से 10 का पावर -3। ठीक है ना, बाकी तो बाकी कहाँ रखेंगे फिर, थोड़ा सा स्पेस चाहिए बेटा इसके लिए अपन को। ठीक है ना, तो वो स्पेस अपन यही बनाते हैं। ठीक, वैसे आप चाहें तो खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 एन का वैल्यू है 100, तो ये तो 100 मिली की जगह 10 का पावर -3 और 1 ग्राम में होते हैं 10 का पावर -3 केजी, ऐसे में रखना है ना भाई। एप्स नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 का पावर -12 और जी का वैल्यू 10। ठीक, डिवाइडेड बाई मास कितना है बेटा इसका, सॉरी चार्ज कितना है इसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 इंटू 10 का पावर -6। ठीक है, हटा दें इसको, अब सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। तो सिग्मा हो जाएगा, ये एक जीरो से ये 8.85 में से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, ये 100 से 100 हटा दो, ये 10 से 10 हटा दो, ये 10 का पावर -6 से ये 10 का पावर -6 हटा दो, सब तो खत्म हो गया। ठीक, 2 इंटू 885, तो 5 10 16 17 17, ठीक है, और इंटू 10 का पावर -12। अब आपका यहाँ आंसर नैनो में दिया है, तो नैनो होता है 10 का पावर -9, तो इस 10 का पावर -12 को अपन 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर -9 लिखते हैं। 10 का पावर -9 नैनो में चला जाएगा, और ये 10 का पावर -3 को मैं डिवाइड बाई 1000 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 1000 लिख सकता हूँ, और ये नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर भाग दिया तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 1.77 इंटू 10 1.77 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बेटा, अ स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद एन आइडेंटिकल स्फीयर बट हैविंग 4 into 10 का पावर -8 कूलम चार्ज and then removed to a distance such that the force of repulsion between them is 9 into 10 का पावर -3 न्यूटन, the distance between them is। तो सवाल बहुत आसान है, एक बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर लग रहा है। यहां पर दो आइडेंटिकल स्फीयर को कांटेक्ट में लाया जा रहा है। जब भी कोई चार्ज स्फीयर दूसरे चार्ज स्फीयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो चार्ज शेयरिंग होती है, और चार्ज शेयरिंग कब तक होती है बेटा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। मगर अगर ये दोनों स्फीयर कैसे हो बेटा? आइडेंटिकल हो। दोनों स्फीयर कैसे हो? ये आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम शेप, सेम साइज, सेम मटेरियल। अगर ये दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं, इसके ऊपर चार्ज Q1 है और इसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो चार्ज शेयरिंग कब तक होगी? जब तक दोनों पर चार्ज बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, ये स्टार कंसेप्ट है। और चार्ज बराबर करने का तरीका क्या है बेटा? दोनों का एवरेज निकाल लो। 3 स्फीयर लगाओगे तो डिवाइड बाई 3, 2 स्फीयर हैं तो डिवाइड बाई 2, यानी इस वाले पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, और दूसरे वाले पर भी होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। भाई चार्ज शेयरिंग तो तभी रुकेगी ना जब दोनों पर चार्ज बराबर होगा। अगर 3 स्फीयर होते तो डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 3 करते, 4 होते तो डिवाइड बाई 4, आपको पता है। तो यहां पर आपको एक अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर दिया गया है, तो अनचार्ज है मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। पहले इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेके आओ और फिर उसको डी डिस्टेंस दूर रखो। तो जब इसको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4, ये 10 का पावर -8 को लग रखते हैं, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यानी जब चार्ज शेयरिंग समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -8 कूलम, और दूसरे वाले के ऊपर जिसके पास पहले चार्ज 0 था उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -8 कूलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? d है। और अब दोनों के बीच में जो रिपल्शन का फोर्स है वो है 9 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन। तो इस d का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल है। तो बेटा बेसिक कूलम लॉ का फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा K Q1 Q2
डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर डी है तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा। सो डी स्क्वायर विल बी के का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, फर्स्ट चार्ज है बेटा अपना 2 इंटू 10 का पावर -8, दूसरा चार्ज भी 2 इंटू 10 का पावर -8 ही है, डिवाइड बाई 4 से 9 इंटू 10 का पावर -3, तो 9 से ये 9 खत्म हो गया। सो डी स्क्वायर विल बी 2 इंटू 2 आपका 4, 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +3 होगा, इसको यहां से हटा दे रहा हूं मैं, तो ये 10 का पावर +3 हो जाएगा। 9 + 3 आपका 12 हो गया, ठीक है, और -8 और -8 आपका -16 हो गया। -16 और प्लस का 12, 10 का पावर -4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 का पावर -4, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, 10 का पावर -4 का स्क्वायर रूट 10 का पावर -2 मीटर। 10 का पावर -2 को सेंटी लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। कमेंट अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें, नहीं अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो उसको फटाफट लिख दें, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है बेटा अपना, अ पॉजिटिव आयन ए एंड नेगेटिव आयन बी हैज चार्ज 6.67 into 10 का पावर -19 कूलम एंड 9.6 into 10 का पावर -10 कूलम एंड masses 19.2 into 10 का पावर -27 kg and 9 into 10 का पावर -27 kg respectively. At an instant, the ions are separated by a certain distance r. At that instant, the ratio of magnitude of electrostatic force to the gravitation force is p into 10 power 45. Then the value of 10p. भाई आपको 10p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो पहले p का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। आपको क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो p इंटू 10 का पावर 45 है, तो यहां से p का वैल्यू निकलेगा और p का वैल्यू निकलने के बाद उसको 10 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको फास्ट करनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा अपना k q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशन होता है gm1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये gm1 m2 यहां आ जाएगा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। ये आपका p इंटू 10 का पावर 45 दिया है, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, बाद में इसको p इंटू 10 का पावर 45 रख देंगे। अभी यहां पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो k है 9 इंटू 10 का पावर 9, q1 है बेटा आपका 6.67 इंटू 10 का पावर -19, Q2 है बेटा आपका 9.6 इंटू 10 का पावर -10 डिवाइडेड बाई G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 का पावर -11, M1 है बेटा अपना 19.2 इंटू 10 का पावर -27 और 9 इंटू 10 का पावर -27 kg। सॉल्व करना है बस, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। 9.6 19.2 ये 2 बार जाएगा, सब कुछ तो खत्म हो रहा है, तो ये नीचे डिवाइड बाई 2 बचेगा, बस 1 डिवाइड बाई 2, ऊपर सारे 10 के पावर सॉल्व कर दो, 10 का पावर 19 और -10 -29 प्लस 9, तो ये हो जाएगा -20, ठीक है। 10 का पावर -11 सॉरी -27 -54 और -11 -55 -65 ऊपर गया तो प्लस का 65, ठीक है। तो 65 -20 ये हो जाएगा 45, यानी 1/2 को अपन 0.5 लिखेंगे और ये हो जाएगा 10 का पावर 45। ये किसके बराबर दिया है, p इंटू 10 का पावर 45। ये खत्म हो गया तो p का वैल्यू आया आपका 0.5, हमें निकालना है 10p का वैल्यू, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, कूलम्ब्स लॉ पे टोटल 45 क्वेश्चन दिए हैं। 45 क्वेश्चन को मैं अगर एक ही वीडियो के अंदर डालूंगा तो ये वीडियो लगभग 3-3.5 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो अपन इस वीडियो को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक पार्ट में लगभग 20 क्वेश्चन, एक पार्ट में 25 कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी हुए हो तो उनको पर दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P and S with charge Q on each other repel each other with force 16 Newton. A third identical uncharged conducting sphere R is successfully
brought in contact with the two spheres, then the new force of repulsion between P and S is। तो काफी आसान सवाल है। इसके इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर इसके पहले अपन सवाल कर चुके हैं अभी, ठीक है, 10 मिनट पहले ही। तो आपसे बोला गया है कि एक स्फीयर है P, एक स्फीयर है S और दोनों पर चार्ज है Q और दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी हाल फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को 16 न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर है, पहले इसके साथ कांटेक्ट में आया, फिर इसके साथ कांटेक्ट में आया और फिर फेंक दिया गया। अब इन दोनों के बीच में जो नया फोर्स होगा वो बताना है आपको। तो आइडेंटिकल स्फीयर का मैंने कंसेप्ट बता चुका हूं मैं। अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जा रहा है, तो चार्ज शेयरिंग कब तक होगी? जब तक दोनों पर चार्ज बराबर नहीं हो जाता। अगर इस पर चार्ज Q1 Q2 है तो शेयरिंग के बाद इनके पास चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ईच पर। तो बेटा इसके पास चार्ज 0 है, इसके पास चार्ज Q है, ये दोनों कांटेक्ट में आए तो चार्ज शेयरिंग होगी Q प्लस 0 प्लस Q डिवाइड बाई 2, यानी इसके पास चार्ज बच जाएगा आप Q डिवाइड बाई 2 और इसके पास चार्ज हो जाएगा Q बाई 2। वो Q बाई 2 चार्ज लेके ये इस वाले के पास जाएगा। क्या दोनों में चार्ज बराबर है? नहीं है। फिर से चार्ज शेयरिंग होगी तो इस पर तो चार्ज Q बाई 2 आ चुका है, इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा Q प्लस Q बाई 2 और डिवाइड बाई 2 बाई Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 होता है ना, तो Q प्लस Q बाई 2 ये हो जाएगा 3Q बाई 2 और डिवाइड बाई 2 यानी 3Q डिवाइड बाई 4। तो इस वाले पर आ जाएगा आपका 3Q डिवाइड बाई 4 और जो अनचार्ज स्फीयर था दोनों पर कांटेक्ट में लाने के बाद उस पर भी चार्ज कितना आएगा? 3Q डिवाइड बाई 4। दोनों के बीच में डिस्टेंस आपने वही रखी है, तो इन दोनों के बीच में नया फोर्स कितना हो जाएगा बेटा अपना? K। Q1 हो गया इस बार Q बाई 2, Q2 हो गया इस बार 3Q डिवाइड बाई 4, दोनों के बीच में डिस्टेंस R स्क्वायर है। सारे नंबर्स को बाहर ले लो तो 3 4 2 8, तो 3 डिवाइड बाई 8 ये हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में फोर्स भी कितना होगा? KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर और उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में 16 न्यूटन दे रखा है, तो इसकी जगह 16 न्यूटन पुट कर दो भाई। ये हो जाएगा 16, 8 से 16 गया बेटा अपना 2 बार, 3 2 हो जाएगा आपका 6 न्यूटन। कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो अगला सवाल है बेटा अपना, द व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव मेटेलिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड। तो आपको 4 रीजन दिए गए हैं, कौन सा रीजन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो जब ट्रक वगैरह होते हैं तो जब वो खाली होते हैं तो उनके आजू बाजू चेन्स होती है, उनको ऊपर बांध के चलाया जाता है ट्रक को। मगर जब ट्रक लोड हो जाता है, अब उसके अंदर आप फ्लूइड डालो या उसके अंदर आप कोई रुई डालो, कॉटन डालो, पेपर्स डालो, कंबल डालो, कुछ भी डालो, तो फ्लूइड भी क्या होता है? 2 लेयर के बीच में फ्रिक्शन आती है, सिंपल सी बात है। तो यहां क्या होता है, जब ये ट्रक चलता है भरा हुआ तो फ्रिक्शन की वजह से भाई ब्रेक लगता है, स्पीड बढ़ती है, ब्रेकर आते हैं, स्पीड कम होती है, ज्यादा होती है, तो क्या होता है? फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप होता है और अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ है तो फिर इसको अर्थिंग भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो मेटेलिक चेन्स हैं उनको हम सड़क पर रोड के ऊपर टच कराते हुए चलाते हैं, ताकि जो भी चार्ज बनता है वो हाथों हाथ ग्राउंड हो जाए। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे वीडियो आती है, उसमें रुई के ऊपर आदमी लेटा हुआ है, ठीक। अब ट्रक रुकता है तो वो आदमी बिना चप्पल के लेटा हुआ था और वो एकदम से ट्रक के ऊपर लैंड करता है, तो एकदम से ट्रक के अंदर आग लग जाती है। क्या हुआ इसमें? भाई वो आदमी रुई के ऊपर लेटा हुआ था, जब ट्रक चल रहा था, ट्रक ने ब्रेक मारे, स्पीड बढ़ाई, ब्रेकर भी आए, तो रुई के बीच में और आदमी के बीच में जो कपड़े के बीच में जो था फ्रिक्शन आया, उसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ। अब वो चार्ज अर्थ नहीं हुआ। अब वो चार्ज अर्थ कब होगा? जब ये व्यक्ति ग्राउंड पर टच करेगा। अब वो नंगे पांव था, वो डायरेक्ट उतरा कहां पर? ट्रक के ऊपर। वो ट्रक के ऊपर उतरा तो वो सारा चार्ज ट्रक की बॉडी के अंदर चला गया और रुई भरी हुई थी तो एकदम से रुई ने आग पकड़ ली। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। तो ये सारा काम किस लिए होता है बेटा? ताकि जो स्टैटिक चार्ज वहां डेवलप हुआ है उसको ग्राउंडिंग किया जा सके। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट टायर्स फ्रॉम कैचिंग डर्ट फ्रॉम द ग्राउंड। डर्ट का कोई सीन नहीं है बेटा, इट इज अ कस्टम। कस्टम तो फ्री फायर में होता है, ये मैंने जब पिछली बार सॉल्व किया था तब भी मैंने बोला था, आज ही मैंने बोल दिया। टू अलर्ट अदर व्हीकल्स, नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं है। टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्पार्किंग, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए तो अगला सवाल दिया है बेटा आपको, टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ,
the string make an angle theta with each other. When suspended in water, the angle remains same. If density of material of sphere is 1.5 gram per centimeter cube, the dielectric constant of water will be. तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बेसिक फॉर्मूला बताता हूं, उसको याद रखिएगा. ये सवाल आपका 3 बार आ चुका है, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो विद इन 10 सेकेंड आप आंसर दे देंगे. सवाल अलग अलग शब्दों में आता है, ठीक है. जैसे आपको बोला गया है कि शुरुआत में दो स्पेयर हैं, उनके ऊपर चार्ज है, ठीक है. जब ये दोनों चार्ज स्पेयर में होते हैं तो इनके बीच में एंगल थीटा बनता है, या इन दोनों के बीच में सेपरेशन आर होती है, ठीक है. या फिर इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स एफ होता है. 3 वर्ड है, थीटा, आर और फोर्स एफ. अब इस पूरे सिस्टम को किसी मीडियम के अंदर लेके जाया जाए और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है. कब? जब ये थीटा सेम रहे, दोनों के बीच का सेपरेशन सेम रहे, या दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम रहे. तीन शब्द हैं, थीटा भी सेम, आर भी सेम, फोर्स भी सेम, तीनों बोले जा सकते हैं आपसे. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? तो इसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लें, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है. तो ऑब्वियसली बात है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर किसका? इस वाले का. ये ज्यादा ही होगा, तभी तो भैया ये डूबा है. अगर इसकी डेंसिटी कम होती तो ये तो पानी के ऊपर तैर रहा होता, फ्लूइड पड़ा होगा ना. तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितना है? 1.5, और ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1, ठीक है. वाटर का डेंसिटी आपको दिया है, वैसे क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो भी आपको सीजीएस और एसआई में याद ही रखना है. तो ये हो गया 1.5 माइनस 1 0.5 हो जाएगा. पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया. 15/5 कितना आ जाएगा आपका आंसर? 3, ठीक है. चलिए अगला सवाल है बेटा अपना, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 placed in vacuum at r centimeter apart is F. Force between them when placed in a medium having dielectric K is equal to 5 at r by 5 centimeter apart will be. और आंसर आपके F की फॉर्म में है, ठीक है. तो आपको F की फॉर्म में ही आंसर निकालना है. सवाल जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे स्टार्ट करते हैं. दो चार्ज हैं Q1 Q2. अभी ये किस में है बेटा? वैक्यूम में, ठीक है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R है. तो फोर्स कितना हो गया? F. तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. अब जहां पर फोर्स पहुंचा हो और वैक्यूम और अलग कोई मीडियम की बात हो रही हो, तो K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन ना लिखकर 1/4 पाई K ना लिखकर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखिए, ठीक है. कोई बात नहीं, फिसल जाती है जबान ही तो है. तो ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. सिंपल सी बात है. अब इन दोनों को किसी मीडियम में लेके गए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है. और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है उसको भी R/5 कर दिया गया है, ठीक है. तो भैया अब ये मीडियम में आ चुका है, तो एयर में था तो F0 कर दिया. मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा? Fm हो जाएगा. और ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन m. बात समझ में आई नहीं? और ये R/5 का होल स्क्वायर. बात समझ गए? तो ये Fm आपको निकालना है. तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइड बाई Q2 4 पाई. अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन की फॉर्म में क्या होता है? ठीक है, ये होता है एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन m हो जाएगा आपका K एप्सिलॉन नॉट. इसीलिए मैंने इसको K को एक्सपेंड करके लिखा है. तो K बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट. ये हो जाएगा R स्क्वायर बटे 25, तो 25 ऊपर चला गया, ठीक है. तो ये हो जाएगा 25 आगे लेके आ जाओ. ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है. तो आपसे ये Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यही कितना दिया है बेटा आपको? F0 दिया है. तो ये हो जाएगा 25F डिवाइड बाई K. 25F डिवाइड बाई K का वैल्यू 5 दिया है, सॉरी. तो ये 25F और ये 5, ये कटेगा कितनी बार? 5 बार. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5F. ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. पहला सवाल है बेटा अपना, टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ. द स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ ईच अदर when suspended in a liquid of density 0.7 gram per centimeter cube. The angle remains same if density of material of the sphere is 1.4 gram per centimeter cube. The dielectric constant of liquid is. अभी जस्ट इस सवाल के पहले जो सवाल था ऐसा ही सवाल था, उसका भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था. इसी सवाल को भी अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे. आपसे बोला गया है कि ये दो चार्ज थे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r थी. ये थीटा कितना था?
37 डिग्री था, ठीक है। इसको जब अपन किसी मीडियम के अंदर ले गए तो एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। हो सकता है आपसे डिस्टेंस सेम बोल दिया जाए, हो सकता है इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो आपको सेम बोल दिया जाए। तो इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, उसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा बेटा आपका रो एस, ठीक है, डिवाइड बाई रो एस माइनस रो एल। एस का मतलब स्फीयर यानी चार्ज स्फीयर, और एल का मतलब लिक्विड जिसके अंदर इसको डाला गया है। तो रो एस है बेटा आपका 1.4 माइनस 0.7, तो 1.4 डिवाइड बाई 0.7, पॉइंट से पॉइंट खत्म हुआ, 14/7 हो जाएगा आपका आंसर 2, ठीक है। तो अगला सवाल है 3 point charges q minus 2q and 2q are placed on x axis at a distance x is equal to 0, x is equal to 3/4r and x is equal to r respectively from origin as shown. If q is equal to 2 into 10 power minus 6 coulomb and r is equal to 2 centimeter, the magnitude of net force experienced by the charge minus 2q is. सब कुछ दे रखा है, इस माइनस 2q पर नेट फोर्स कितना लगेगा, बस ये आपको निकालना है। सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी अपने आप को सॉरी इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। दोनों में से जो फोर्स बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन में ये चार्ज मोशन करना स्टार्ट करेगा। यानी अगर मैं इसको F1 मान लेता हूं, इसको F2 मान लेता हूं, तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स बड़ा है, तभी तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। और ये जो चार्ज पार्टिकल है नेट फोर्स बड़े फोर्स के डायरेक्शन में ही फील करेगा, ठीक, मगर अपन डायरेक्शन नहीं पहुंचा है, अपन सिर्फ फोर्स पहुंचा है। तो पहले अपन F1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दो चार्ज हैं तो कूलाम का नियम लग जाएगा, KQ1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 कितना है बेटा अपना, अच्छा इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, K ये है Q, ये है 2Q, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3/4r, तो 3/4r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2KQ स्क्वायर डिवाइड बाई 3r स्क्वायर यानी 9r स्क्वायर और डिवाइड बाई 16, तो ये हो जाएगा 32KQ स्क्वायर डिवाइड बाई 9r स्क्वायर। अब हम निकालते हैं F2, तो फिर से यही फॉर्मूला, तो Q1 कितना है 2Q, Q2 भी कितना है 2Q डिवाइड बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई, ये r है, ये 3/4r है, तो ये r/4 हो जाएगी, r माइनस 3/4r कर लेना, तो ये r/4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4KQ स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइड बाई 16, तो ये हो जाएगा 64KQ स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर, तो 32 डिवाइड बाई 9 और ये 64, यानी ये वाला फोर्स बड़ा है, यानी ये चार्ज जो है इधर की तरफ मोशन करेगा। वैसे भी सिंपल सी बात थे, चार्ज का जो फोर्स होता है वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ चार्ज का प्रोडक्ट भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम है, यानी नेट फोर्स आपका यही वाला ज्यादा होना था, ठीक है। तो आपका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो F2 माइनस F1 यानी 64 डिवाइड 64 तो भाई एज इट इज आएगा, और माइनस ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 9, और जो आपका KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर है ये आपका कॉमन हो जाने वाला है। एलसीएम ले लो भैया 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 64, यहां करना पड़ेगा भाई, 9 4 जा 576, तो ये हो जाएगा 576 माइनस 32, K का वैल्यू अब रख ही देते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9, ठीक है। Q कितना है 2 इंटू 10 का पावर 6 यानी 4 इंटू 10 का पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई R कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर, तो उसका भी स्क्वायर है, तो 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4 लिख दूं, सेंटीमीटर को 10 का पावर माइनस 2 बोलते हैं बेटा अपन, ठीक है। ये 9 से 9 खत्म हो गया, ये 4 से 4 खत्म हो गया, 576 माइनस 32 कितना हो जाएगा 4 544 इंटू 10 का पावर माइनस 4 ऊपर आया तो 10 का पावर प्लस 4, 10 का पावर प्लस 4 यहीं लिख देता हूं बेटा मैं डायरेक्ट, 10 का पावर प्लस का 4, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 12 10, तो 5440 ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल है बेटा अपना, a 10 microcoulomb charge is divided into two parts and placed at 1 centimeter distance so that the repulsive force between them is maximum. The charges on the two parts are.
तो बेटा मैंने एक वीडियो बनाया था मैक्सिमम फोर्स कंसेप्ट के ऊपर। उसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे और दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको रटने को बोला था। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, पिन कर दूंगा। तो वीडियो आप देख लेना, 15-20 मिनट का वीडियो है, दोनों क्वेश्चन मैंने वहां पर सोल्व किए हैं, ठीक है। और दोनों का आंसर मैंने आपको रटने को बोला था। पहला सवाल यही था कि अगर कोई चार्ज क्यू है तो उसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है और उन दोनों पार्ट्स के जो फोर्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, अगर ये चार्ज क्यू है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, Q/2 और Q/2। अगर ये 2Q होगा तो QQ हो जाएगा, 3Q होगा तो 1.5Q 1.5Q हो जाएगा, 4Q होगा तो 2Q हो जाएगा। तो एक चार्ज को आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तभी जाकर उनके बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होने वाला है। तो यहां दिया है आपको 10 माइक्रोकूलाम, तो 10 माइक्रोकूलाम को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, 5 माइक्रोकूलाम और 5 माइक्रोकूलाम। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और दूसरा सवाल जो मैंने आपको रटने को बोला था कि भैया ये 2 इक्वल चार्ज हैं Q और Q, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, D है, ये इनका सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस दूर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स जो हो वो मैक्सिमम हो, या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। दोनों चीजें है ना, नेट फोर्स मैक्सिमम जहां होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। तो इस y का फॉर्मूला, y का आंसर जो है d की टर्म में आता है d/2√2, ठीक है, प्लस माइनस दोनों, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो एक तो ये कंसेप्ट आपको रटना है, एक ये वाला कंसेप्ट आपको रटना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है बेटा, एज शोन इन फिगर अ कन्फिगरेशन ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस Q0 is equal to 2 microcoulomb is placed on an inclined plane. Mass of each point charge is 20 gram. Assume that there is no friction between charge and plane. For the system of 2 point charges to be in equilibrium at rest, the height h is equal to x into 10 का power minus 3 meter. Then the value of x is, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम जो है क्वेश्चन के अंदर ही दिया है और ये इस टाइम पर किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, आपका नेट फोर्स आपका 0 होना चाहिए। अब 2 फोर्स होंगे तो दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए, 3 होंगे तो आपके इस टाइप से होना चाहिए कि नेट फोर्स 0, सिंपल सी बात है। तो यहां कितने फोर्स दिख रहा है बेटा आपको, 2। कैसे, ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमें ये वाली हाइट निकालनी है, मतलब इस वाले चार्ज पर आपको फोर्स देखना है। बात समझ में आ गई? तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा बेटा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, सिंपल सी बात है। यानी इतना ही फोर्स जो है आपका इस डायरेक्शन में आना चाहिए। अब वो कौन सा फोर्स होगा, सिंपल सी बात है भैया, इसका मास दिया है ना, तो इसका एक फोर्स mg इधर की तरफ लगता है। तो क्या ये शॉर्ट ट्रिक आपको मतलब शॉर्ट ट्रिक तो छोड़ो, मुंह से गलती से निकल गया। इसके 2 कंपोनेंट आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए भाई। अगर ये इस तरह से लाइन में खींचूंगा तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इधर बनेगा mg cos 30, तो इधर आता है बेटा आपका mg sin 30। mg sin 30 इस चार्ज पार्टिकल को नीचे ले जाना चाहता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे ऊपर ले जाना चाहता है। ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट होंगे तो ये चार्ज आपका रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कंसेप्ट क्या है, यहाँ जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो mg sin 30 के बराबर है। आपको क्या निकालना है भाई, h निकालना है। तो पहले h के लिए बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें अभी इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन नहीं पता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये हाइट h दे रखा है, ये एंगल 30 है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो ये है r। बात समझ में आ गई? तो r हमें निकालना है। तो भैया ये तो क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा नहीं बन रहा? तो r के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। r का एक कंपोनेंट बनेगा इधर, ये बनेगा r cos 30, तो ये वाला हो जाएगा r sin 30। यानी यहां पर r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू h डिवाइड बाई sin 30। sin 30 होता है 1 डिवाइड बाई 2, यानी r का वैल्यू हो जाएगा 2h। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा आपका k q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 और Q2 दोनों 2 माइक्रोकूलाम है, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 और ये भी 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना होगा, 4h स्क्वायर। ठीक, m कितना है बेटा, 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3 और g, अच्छा सॉरी 20 ग्राम है भाई, हाँ 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3। ठीक, g का वैल्यू 10 और साइन 30 हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो यहां से ये 2 से 20 जाएगा अपना 10 बार, तो ये 100 हो गया।
10 का पावर 2 माइनस 3, 10 का पावर माइनस 1, यानी इसको 1 डिवाइड बाई 10 लिख देते हैं। और ये 2 इंटू 2 4, खत्म, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको थोड़े सा लिख देते हैं, 9 10 का पावर माइनस 6 माइनस 12 और 9 10 का पावर माइनस 3 डिवाइड बाई एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा अपना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच स्क्वायर यहाँ गया, 10 इधर गया, तो 10 का पावर 1, 10 का पावर माइनस 3, 10 का पावर माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर माइनस 2। क्लियर है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 का पावर माइनस 1, यानी h विल बी इक्वल टू 0.3। मगर हमें h दे रखा है x इंटू 10 का पावर माइनस 3, तो h की जगह में x इंटू 10 का पावर माइनस 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ x इंटू 10 का पावर माइनस 3, तो इसको मैं डिवाइड बाई 1000 ही लिख देता हूँ, है ना। और ये आपको दे रखा है 0.3, यानी 3 डिवाइड बाई 10, ये 0 से खत्म हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 300। ठीक है। So the question is, a point charge q1 is equal to 4 q naught is placed at origin. Another point charge q2 is equal to minus q naught is placed at x is equal to 12 centimeter. Charge of proton is q naught. The proton is placed on x axis so that the electrostatic force on proton is 0. In this situation, the position of proton from the origin is fill in the blanks centimeter. तो एक बेसिक शॉर्ट ट्रिक है बेटा अपने पास, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में नहीं, उसी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ये आपको सवाल दिया गया है और सवाल को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगर आपको सवाल पढ़ने के बाद अगर ये समझ में आ जाता है कि ये सवाल उसी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, जब एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हो तो थर्ड चार्ज कहां रखा जाता है बेटा, L डिवाइड बाई रूट Q बिगर डिवाइड बाई Q स्मॉलर -1। ठीक है, ये रूट सिर्फ यहीं तक है। L होता है दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। ठीक है, और यहां पर बिगर और स्मॉलर कैसे मेजर होता है बेटा, मैग्नीट्यूड में, प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा। और ये चार्ज कहां रखा जाएगा बेटा, आउटसाइड स्मॉलर चार्ज। कहां रखा जाएगा, आउटसाइड स्मॉलर चार्ज। तो स्मॉलर चार्ज के बाहर स्मॉलर चार्ज कौन सा है बेटा, ये 4 क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट है, यानी यहां रखा जाएगा। बात समझ में आई नहीं। तो ये डिस्टेंस x है अपना, ये डिस्टेंस कितना है, x है। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। L है बेटा अपना 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई Q बिगर है 4 क्यू नॉट, स्मॉलर है Q नॉट, और ये -1, खत्म हो गया। 4 का रूट हो जाएगा बेटा अपना 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, यानी 12 सेंटीमीटर। यानी ये भी कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से ये 12 है और यहां से ये 12 है, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा बेटा आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, इफ टू चार्जेस q1 एंड q2 आर सेपरेटेड विथ डिस्टेंस d एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस सवाल को मैं सीधे करके याद रखने को बोलता हूं बच्चों को। IIT JEE में उस सवाल को उल्टा करके आपसे सवाल पूछ लिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अपन इसको जैसे दिया गया है वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है बेटा D है, और ये कहां पर है बेटा अभी किसी मीडियम में, वो जिस मीडियम में है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है। तो मीडियम के अंदर फोर्स कितना लग रहा हो बेटा आपका Fm। अब मीडियम और वैक्यूम की बात आ जाए तो मैंने क्या कहा था आपको, K को आपको 4 पाई एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d स्क्वायर। ध्यान से देखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन की फॉर्म में एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन m को अपन k एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन m को अपन k एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट और ये k बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों चार्जेस को एयर में लेके चलो, तो ये हो जाएगा Q1 Q2। आपको ये डिस्टेंस बतानी है कि फोर्स जो है वो पहले जितना ही रहे। ठीक है, तो इस टाइम पे फोर्स कितना हो जाएगा F0, और ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d डैश का स्क्वायर। आपसे बोला है d डैश इन टर्म्स ऑफ d क्या होगा, तो आपको Fnm जो है F0 के बराबर दिया है इस केस के लिए। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2
डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी डैश का स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, Q1 Q2 खत्म हो गया, तो ये आपका के डी स्क्वायर जो है ये डी डैश स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो डी डैश आपका रूट के इंटू डी के बराबर होगा। डी जो है रूट के अंदर नहीं है, तो ये रूट के डी या डी रूट के लिखें, बात एक ही है। अब मैं जब नोट्स में बताता हूं तो मैं बोलता हूं बच्चों को कि दो चार्ज हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में फोर्स कितना है, F नॉट है। अगर मैं इन दोनों चार्ज को वैक्यूम में मीडियम में लेके जाता हूं तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि फोर्स जो है वो चेंज ना हो, तो वो डिस्टेंस में लिखवाता हूं r डैश इज इक्वल टू r डिवाइड बाई रूट के। ठीक है, तो यहां से उल्टा पूछा है आपसे, ये r है वैक्यूम के अंदर और ये r डैश है मीडियम के अंदर, तो आपसे r डैश d दिया है, तो आपका ये r जो है रूट के इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बेटा अपने पास, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विद फोर्स F. Another identical charge uncharged sphere C is first placed in contact with A, then B, and finally placed midpoint between sphere A and B. Then the force experienced by sphere C will be. तो बेटा ऐसा कंसेप्ट में आपको शायद पहले क्वेश्चन में समझाया मैंने। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को यूज करके पहले वीडियो को पॉज करेंगे ईमानदारी से, उसके बाद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो भी आएगा उसको कमेंट में करेंगे और फिर उसके बाद वीडियो को ऑन करेंगे और चेक करेंगे क्या आपने आंसर बिल्कुल सही किया है। ठीक है, चलिए, तो आपके पास दो आइडेंटिकल स्पेयर हैं, ये A है और ये B है। ठीक है, दोनों के पास चार्ज Q मान लेते हैं, है ना, तो ये दोनों के पास चार्ज Q दिया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स जो है वो आपको F दिया है, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है ना, डन है। आपसे बोला है तीसरा अनचार्ज स्पेयर C, तो ये C है और आइडेंटिकल है, अनचार्ज है मतलब इसके पास चार्ज जीरो है, आइडेंटिकल है मतलब चार्ज शेयरिंग होगी कॉन्टेक्ट में लाने पर। चार्ज शेयरिंग कब तक होगी, जब तक दोनों पर चार्ज बराबर नहीं हो जाता। ठीक, चार्ज बराबर करने का तरीका क्या है, दोनों को चार्ज को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा Q बाई 2। तो इस वाले पर शेयरिंग के बाद कितना हो गया चार्ज, Q बाई 2, और इसके पास चार्ज कितना है Q, और जो अनचार्ज था अब उसके पास चार्ज हो जाएगा Q बाई 2। तो वापस से चार्ज शेयरिंग करो इन दोनों के बीच में, तो Q प्लस Q बाई 2 डिवाइड बाई 2, Q प्लस Q बाई 2 3Q बाई 2, 3Q बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 3Q डिवाइड बाई 4। तो ये इसके पास चार्ज बचेगा आपका Q डिवाइड बाई 2, इसके पास चार्ज हो जाएगा 3Q डिवाइड बाई 4, और जो शुरुआत में अनचार्ज था उसको हमने इन दोनों के मिड पॉइंट पर रख दिया है 3Q डिवाइड बाई 4। तो अब इस पर नेट चार्ज कितना होगा इन टर्म्स ऑफ F। तो भैया दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले r थी, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r बाई 2 हो जाएगी और ये भी डिस्टेंस r बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, और सिंपल सी बात है भैया, डिस्टेंस बराबर है तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा। इस पर चार्ज Q बाई 2 है, इसके पास 3Q बाई 4 है, Q बाई 2 होता है 0.5 और 3 बाई 4 होता है 0.75, है ना, 0.5 3 डिवाइड बाई 4 तो 0.7 टाइम, तो ये वाला चार्ज बड़ा होगा, यानी ये वाला फोर्स बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो इसको अपन मान लेते हैं F2 मान लो, क्योंकि इसको अपन फर्स्ट चार्ज मानने की आदत है, तो ये हो जाएगा F1, तो नेट फोर्स हो जाएगा बेटा अपना F2 माइनस F1। ठीक है, तो F2 कितना हो गया बेटा अपना K 3Q बाई 4 इंटू 3Q बाई 4, जल्दी कर रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, 3Q बाई 4 9 डिवाइड बाई 16, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 16 K, दोनों चार्ज Q स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना भाई R बाई 2, तो R स्क्वायर और ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस 3 4 टू द 8, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 8 KQ स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस R बाई 2, तो R स्क्वायर और ये 4 ऊपर, 4 से 16 गया 4 बार, 4 से 8 गया 2 बार, KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर कॉमन ले लो, उसको F लिख देना, तो नेट फोर्स हो जाएगा बेटा अपना KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, इधर है 9 बाई 4 और इधर है -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, तो ये हो गया F, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया, तो ये 9 माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 आपका 3 डिवाइड बाई 4, यानी 3F डिवाइड बाई 4। 3F डिवाइड बाई 4 कहां है भैया, ऑप्शन नंबर सी में है।
ठीक है। तो अगला सवाल जो है फिर से उसी कंसेप्ट पे रिपीट हुआ है 2022 में। अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज टू डिवाइडेड इनटू 2 दिस द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिवाइडेड चार्ज इज कांस्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिवाइडेड चार्जेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम विल बी। तो 4 माइक्रोकूलम चार्ज को आप 2 पार्ट्स में किस टाइप से डिवाइड करेंगे कि उनके बीच में डिस्टेंस कोई कांस्टेंट है तो फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो बेटा इक्वल चार्ज में डिवाइड करना है, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, सिंपल सी बात है, कंसेप्ट अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले बताया है। तो 2 माइक्रोकूलम ऑप्शन नंबर बी। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज Q each are fixed at a distance of 2a apart from each other. Another point charge Q naught with mass small m is placed at midpoint between two fixed charges. For a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge Q naught executes SHM. The time period of oscillation of charge Q naught will be. तो कुलाम्स लॉ में अपन SHM भी पढ़ते हैं बेटा, है ना। ये अपना हॉरिजॉन्टल SHM के ऊपर क्वेश्चन है, एक वर्टिकल SHM भी होता है, वो भी आने वाला है, जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। आप हो सके तो इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लेना क्योंकि ये कभी भी रिपीट हो सकता है। ठीक है। चलिए, सवाल दिया गया आपको कि भैया ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं Q और Q, इसके मिड पॉइंट पर एक चार्ज Q नॉट रखा है। अभी तो हाल फिलहाल इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, 0 होगा। जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ही ये इसको रिपेल करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक। आपसे बोला गया है कि मैंने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर किया है, ठीक है, इधर मान लो या इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये चार्ज जो है आपका यहां आ चुका है, इसकी न्यू लोकेशन है। ठीक है, यहां से हटा देते हैं इसको। ये जो x है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा आपको, 2a दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक। तो जो x है वो 2a से बहुत छोटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज भी है। ठीक है, समझते हैं। अब समझो, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां आ जाएगा तो क्या अब भी नेट फोर्स 0 होगा, नहीं होगा। देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो चुकी भाई, 2a है तो ये डिस्टेंस a होगी, ये डिस्टेंस भी a होगी, है ना। 2a है ना, मिड पॉइंट पे था a और a, ये a है और ये x है, तो अब ये डिस्टेंस हो जाएगी बेटा अपना a प्लस एक्स। ठीक है, और ये डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, क्लियर हुआ। अब समझो, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट तो सेम है, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज तो सेम है, यानी जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसके वजह से फोर्स ज्यादा होगा। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम है, यानी इनकी वजह से जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। इन दोनों के बीच के चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इन दोनों की वजह से फोर्स कम होगा। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, F1। तो ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा तो ये आ जाएगा आपका फोर्स F1, ये इसे इधर की तरफ रिपेल करेगा तो ये फोर्स आ जाएगा बेटा अपना F2। और हमें पता है कि जो F1 है वो F2 से ज्यादा होगा, यानी आपका नेट फोर्स कुछ ना कुछ निकलेगा यहां पर। बात समझ में आ गई। ठीक। अब अगर आप एसएचएम की बात करते हैं तो एसएचएम का कंसेप्ट क्या होता है बेटा, जो आपका नेट फोर्स है उसे आप माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर लिखेंगे, यहां से ओमेगा निकालेंगे और ओमेगा निकाल के टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा कर देंगे, बस सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पर आप जो नेट फोर्स निकालने वाले हैं उसको आप माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब इस नेट फोर्स को बस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से अपन क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। आपको बस ये भी माइनस है तो मैं बता देता हूँ क्यों आया माइनस। इसके आगे भी माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि देखो अपन ने उसको डिस्प्लेस किया है इधर की तरफ, मैंने चार्ज को डिस्प्लेस किया है इधर की तरफ, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं तो नेट फोर्स मेरा इधर की तरफ आया है ना? वहां पर डायग्राम था, देख लो, चार्ज को अपन ने इधर डिस्प्लेस किया है तो नेट फोर्स आपका इधर आया है, यानी इसके आगे क्या लग जाएगा बेटा, अपना माइनस लग जाएगा। ठीक, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर रखने के पहले, कंपेयर करने के पहले, ये जो कंडीशन है वो भी आप इसके अंदर लगा दें। अगर आपका x इज वेरी वेरी लेस देन 2a है तो आपका x जो है वो वेरी वेरी लेस देन a भी होगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो कहीं पर x प्लस ए आता है, x माइनस ए आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, उसमें आप क्या करेंगे, x को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ अगर x प्लस ए है तो a लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, सिंपल सी बात होती है। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा आपका माइनस के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई 4ax डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो ये a का पावर 4 हो जाएगा, और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये माइनस से माइनस खत्म कर दो, x से ये x खत्म कर दो, a से ये a खत्म हो जाएगा, m को नीचे लेके आ जाओ तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बेटा अपना 4k क्यू क्यू नॉट एम ए क्यूब, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, इसको रूट कर देंगे बस सिंपली। टाइम पीरियड निकालना है तो t इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई ओमेगा, तो ये 2 पाई और डिवाइड बाई ओमेगा, ये आ गया आपका 4k क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई एम ए क्यू। इसको रिवर्स करके ऊपर लिखा जा सकता है तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट एम ए क्यूब 4k क्यू क्यू नॉट। इस 2 पाई को अंदर लेके जाएंगे क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी कुछ भी चीज बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर है। 2 पाई रूट के अंदर जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? 4 पाई स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तभी तो 2 पाई बनेगा। 4 पाई स्क्वायर एम ए क्यूब डिवाइड बाई 4, इस k को भी 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, और ये हो जाएगा क्यू क्यू नॉट। 4 से 4 खत्म हो गया, बस बाकी सब कुछ जो भी है उसको लिख दो, तो ये आ जाएगा आपका पाई पहले तो 4 पाई स्क्वायर इंटू पाई, तो ये हो जाएगा पाई क्यूब, उसके बाद है एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद है एम ए क्यूब, और नीचे कितना है बेटा अपना क्यू इंटू क्यू नॉट। तो ये कहां पर है भैया, अपना ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना? चलिए तो अगला सवाल है बेटा अपना, 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकुलाम, 0.16 माइक्रोकुलाम एंड 0.3 माइक्रोकुलाम are located at the vertices ABC of right angle triangle whose sides are AB is equal to 3 cm, BC is equal to 3 root 2 cm and CA is equal to 3 cm, and point A is the right angle corner. Charge at point A experience fill in the blanks Newton of electrostatic force due to the other two charges। ठीक है, तो काफी आसान सवाल है, बस डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो राइट एंगल है वो पॉइंट ए पर है, तो काम तो आसान हो गया, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, मर्जी से। ए पर राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपको 3 पॉइंट ए पर आपको दे रखा है 5 माइक्रोकुलाम, ठीक है ना? तो ए पर आपको दे रखा है 5 माइक्रोकुलाम, बी पर आपको दे रखा है 0.16 माइक्रोकुलाम, सी पर आपको दे रखा है 0.3 माइक्रोकुलाम, ठीक है ना? और ए बी जो है आपका वो 3 सेंटीमीटर है, BC जो है आपका वो 3 रूट 2 सेंटीमीटर है, और ए बी जो है आप CA जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। अगर हो सका आने वाले टाइम पर तो 2 ही साइड दी जाएगी, तीसरी साइड नहीं दी जाएगी, तो समझ लेना भैया पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक, तो पॉइंट ए पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो देखो भैया सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ रिपेल करेगा, इसको फोर्स F1 मान लेते हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, तो F2 मान लेते हैं। अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स कितने एंगल पर है भैया, 90 डिग्री पर। दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए या दो वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल हो, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां थीटा 90 है, cos 90 होता है 0, तो इसके बाद वाला टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है।
F1 निकाल लेते हैं बेटा। F1 किन के बीच में है, इनके बीच में है, तो ये हो जाएगा K यानी 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 है 5 माइक्रोकुलाम, 5 इंटू 10 का पावर -6। Q2 है बेटा अपना 0.16 माइक्रोकुलाम यानी 0.16 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है यानी 3 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 10 का पावर -2 का स्क्वायर 10 का पावर -4। 9 से 9 खत्म हो गया तो ये हो जाएगा F1 कितना अपना 5। अच्छा ये पॉइंट हटा दो तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से जाएगा ये 4 बार, 4 से जाएगा कितना बार, 2 25 टाइम्स, तो 5 से जाएगा बेटा ये फिर से 5 बार, तो ये हो गया आपका 4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 10 का पावर -6 -6 -12 -12 और 9 10 का पावर -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -3 न्यूटन। अगर मुझे F2 निकालना है तो फिर से वही बात, 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 कितना है बेटा आपका 5 इंटू 10 का पावर -6। Q2 है बेटा अपना 0.3 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, फिर से 3 सेंटीमीटर है यानी 9 इंटू 10 का पावर -4 लिख सकते हैं। 9 से 9 खत्म हो गया, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा बेटा, 5 से 10 जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 2 -6 अच्छा सॉरी ये -4 तो नहीं भूल गए अपन, -6 -6 -12 और 9 -3 और ये प्लस का 4 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, है ना भाई। ये ऊपर हुआ -3 और ये 10 का पावर -4 ऊपर 10 का पावर +4, 4 -3 आपका 1 होगा, तो 5 से 10 जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 4 टू 8 न्यूटन। -6 -6 -12 और 9 -3 ये ऊपर गया तो प्लस का 4 -3 आपका ये, तो ये हो गया 5 3 5 जा 15 न्यूटन। ठीक है, बस दोनों का स्क्वायर करके रूट मार देते हैं और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 64 9 6 और 2 8 289 रूट होता है बेटा 17 का। ठीक है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे 17। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा अपना 2 point charges q each are placed at a distance d apart. A third point charge small q is placed at the distance x from midpoint on the perpendicular bisector. The value of x at which charge q will experience the maximum Coulomb's force is. ठीक है, तो सवाल बहुत आसान है, इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो मैं यहाँ इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, है ना। इसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा। तो मैंने आपको बताया था बेटा, मैंने 2 वीडियो मैक्सिमम फोर्स के ऊपर 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको रटवा याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन था कि क्यू चार्ज को 2 पार्ट में किस टाइप से डिवाइड करें कि उन दोनों पार्ट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम हो, तो इस चार्ज को आप इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा मैंने बताया था कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं Q और Q, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है D है, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस दूर कोई थर्ड चार्ज Q है, तो इस x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D क्या होगा कि ये Q चार्ज मैक्सिमम फोर्स फील करे, यही आपका सवाल है। तो ये x का वैल्यू कितना आता था बेटा आपका D डिवाइड बाई 2√2। क्लियर है, तो ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा आपका D डिवाइड बाई 2√2। इसका जो वीडियो है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा, वो वीडियो देखने के बाद बताइएगा कि वो आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, काफी लंबा वीडियो हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी सारे क्वेश्चंस की एडिटिंग करूंगा, फिर इनको ज्वाइन करूंगा, मर्ज करूंगा, फिर एक बड़ा वीडियो बनेगा, उसके बाद फिर मैं आपको अपलोड करके दूंगा। ठीक है, कुछ इसके गाइडलाइंस भी हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इनको इस सिंगल वीडियो में मैं आपको मर्ज करके दूंगा। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर मुझे अलग अलग करके अपलोड करना है तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस ऐसी है कि एक ही वीडियो को आप बार बार नहीं डाल सकते, या फिर अगर वीडियो आपने डाल दी है तो फिर इसको मर्ज करके नहीं डाल सकते, तो ये काम मुझे दुगना 2 बार करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए सब कुछ ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो के अंदर कोई भी सवाल, अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा,
उसको मैं फिर से सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो ही वीडियो थोड़ा सा हाइप पर जाएगा, और वीडियो हाइप पर जाएगा तो मुझे और नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना, चलिए, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसका लिंक जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या कहीं पर भी शेयर कर दे। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।